हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्पेक्ट्रम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स का सिलेबस। बच्चों, हम लोग इस सिलेबस में आप लोगों को पूरे थ्रू आउट द ईयर में, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होगा फरवरी, उसके पहले में सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाएंगे। आपको हम लोग टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे। आपको हम लोग और क्या प्रोवाइड करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। साथ में बीच बीच में बहुत सारे छोटे मोटे टेस्ट भी अरेंज करवाएंगे। ये सारे चीज़ बच्चों हम लोग कंप्लीट करेंगे। साथ ही हम लोग एक बार पूरे चैप्टर्स को रिवाइज भी कर लेंगे एग्ज़ाम आने से पहले। ठीक है बच्चों, आप सब जानते हो हमारा ऐप है स्पेक्ट्रम क्लासेस के नाम से ही हमारा ऐप है। आप लोग जाके प्ले स्टोर में से डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये जो कोर्स होगी ये पेड कोर्स होगी। ये वही बच्चों के लिए है जो बच्चे सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, और जो बच्चे सीरियसली पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं उनके लिए तो यूट्यूब में फ्री बहुत सारे कंटेंट है। बट अगर आप लोग चाहते हो कि पेड कोर्स ना ले, फिर भी आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है। जैसे क्या क्या फ्री कंटेंट अवेलेबल है, अगर मैं बात करूँ, हम लोग उसमें टेस्ट सीरीज ऐड करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज है ना, कुछ टेस्ट हो गए जो आप वहाँ पे फ्री देख सकते हो। साथ में आपका रैंक कितना आया है ये भी आप वहाँ से चेक कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के अलावा आपको वहाँ पे क्या फ्री मिलेगा, टेस्ट सीरीज में आपको वहाँ पे इसके अलावा आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, है ना। तो जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पाना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं, वो जाके हमारा ऐप को इंस्टॉल कर ले, वहाँ से लॉगिन कर ले। हम लोग ये सारी चीज़ अभी स्टार्टिंग के फेज़ में है, तो हमने सारा चीज़ को अभी तक अपलोड नहीं किया, बट धीरे धीरे जैसे हम लोग का दिन आगे बढ़ रहा है, हम लोग सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लोग वहाँ डाल रहे हैं। चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, इंग्लिश हिंदी कोई भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, आप सब जानते हो ये जो क्लास है ये हमारा डेमो क्लास है। अगर आपको ये क्लासेस अच्छे लगते हैं तो आप ये कोर्स को एनरोल करना। अभी आप लोगों को क्या चल रहा है, एक ऑफर चल रहा है। अगर आप लोग इस वक्त जल्दी से अगर मतलब कोर्स परचेज करते हो सॉरी, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, 50% का ऑफ मिलेगा। एक मिनट प्लीज। लेकिन यही कोर्स अगर आप बाद में परचेस करते हो तो फिर आपको फुल पे करके कोर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी इच्छा है, आप कोर्स लेना चाहो लो, नहीं लेना चाहो मत लो। बट मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हो, क्लास 12 को, क्लास 11 तो पार हो गया, लेकिन क्लास 12 अच्छे से पढ़ाई करना है, तो जाके हमारा कोर्स आप परचेज कर लो। चलो अब बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों स्टार्ट करेंगे, वैसे तो फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का कौन सा है, हम सब जानते हैं रिलेशन एंड फंक्शन है। रिलेशन एंड फंक्शन। सेकेंड चैप्टर क्या है, सेकेंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। थर्ड चैप्टर क्या है, मैट्रिसेस और फिर डिटर्मिनेंट्स है। और उसके बाद क्या आता है अपना, कैलकुलस आता है। कैलकुलस आता है। तो हम लोग जो चैप्टर से जो स्टार्ट है हम लोग मैथ्स को, ये चारों में से कोई भी जगह से स्टार्ट कर सकते थे। चाहे तो हम लोग रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट करते, चाहे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट करते, चाहे तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करते, या फिर कैलकुलस से स्टार्ट करते। हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप में पोल भी डाला था, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि इसमें सर कैलकुलस से स्टार्ट कीजिए, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आईटीएफ से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट कीजिए, कुछ बच्चे कह रहे थे सर रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट कीजिए। बच्चों एक बात समझो, ये काफ़ी समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने अक्सर ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सुना होगा कि सर ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग में हमने ना जो कोर्स देखा था, जो डेमो वीडियोस देखे थे, वो काफ़ी अच्छे लगे थे, हमें काफ़ी अच्छे समझ में आ गया था और हमने कोर्स परचेज़ कर लिया। लेकिन जैसे समय बीतता गया हमें उसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डेमो वीडियोस पढ़े होते हैं वो स्टार्टिंग के इजी चैप्टर्स के होते हैं। ठीक है ना, आप इजी चैप्टर्स देखते हो, आपको हर चीज़ समझ में आ जाता है, आप कोर्स एक बार परचेज कर लेते हो, और उसके बाद जैसे जब डिफ़िकल्ट चैप्टर्स की बारी आती है तो टीचर्स से आपको समझ में नहीं आती है, तो ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमने क्या डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। हम चाहते तो यहाँ यहाँ या फिर यहाँ से स्टार्ट करते, और ये सब कंपेरेटिवली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आसान चैप्टर है। आप क्लास 12 के जो आपके सीनियर है, जो अभी 12 पास आउट हो चुके हैं, उनसे कोई भी स्टूडेंट्स आप जाकर अगर पूछोगे कि आईटीएफ जो चैप्टर है
यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये कैसा चैप्टर है? आपको हर बच्चा बताएगा सर ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। हमने क्या किया था, हमारे ज़माने में ऐसा किया था कि ये इस तरह से आंसर आता है, ये रट लो हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप बच्चों चाहते हो, आप अगर ये चाहते हो कि इस चैप्टर को, ये डिफिकल्ट चैप्टर को यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के चैप्टर को डिटेल में समझना, तो हम लोग, आप एक बार ये वीडियो देख लो, कंप्लीट वीडियो देखो ITF का। ये कंप्लीट वीडियो यूट्यूब में फ्री अवेलेबल होंगी, है ना। अगर आपको समझ में आता है तो आप कोर्स के लिए जाओ, अगर आपको नहीं समझ में आता कोर्स परचेज मत करो, बट ITF का कंप्लीट वीडियो आप एक बार देख जरूर लो, ठीक है। तो और बातचीत ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो बच्चों, अगर आप लोग चाहते हो कि ये चैप्टर, इसको डिटेल में समझना, कुछ बच्चे चाहते हैं सर ऐसा करा दो कि हमें किसी तरह आंसर निकालना आ जाए, हमें रटा दो किसी तरह से, है ना। अगर आप उस तरह के बच्चे ना हो, अगर आप चाहते हो कि आपको जो भी चीज़ आप लिख रहे हो वो कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, वो बातें आपको समझ में आ जाए, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा इस चैप्टर को। अगर मैं बात करूँ, ये चैप्टर है, इसका नाम है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। हम लोग प्यार से इसे क्या कहते हैं, प्यार से इसे हम लोग ITF कहते हैं, ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको नाम से ही समझ में आ रहा, ये जो चैप्टर है उसमें 3 अलग अलग वर्ड से ये कनेक्टेड है। सर ये कुछ तो इन्वर्स यानी उल्टा का बात कर रहा है ना, फिर ट्रिग्नोमेट्री का बात कर रहा है और कुछ फंक्शंस का बात कर रहा है, ये 3 चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बच्चों अगर आपको ITF समझना, अगर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझना है, तो आपको बारी बारी से ये तीनों चीज़ों के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। किस किस चीज़ों के बारे में? फंक्शन के बारे में समझ आना होनी चाहिए आपको, ट्रिग्नोमेट्री की समझ होनी चाहिए, और साथ में इन्वर्स फंक्शन की समझ होनी चाहिए। फंक्शंस की बिल्कुल बेसिक समझ होनी चाहिए आपको कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है। दूसरी बात, अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो क्लास 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपको आनी चाहिए। तीसरी बात है इन्वर्स फंक्शन, व्हाट इज़ इन्वर्स फंक्शन, व्हाट इज़ इन्वर्स फंक्शन, इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपको ये तीनों चीज़ें समझ आती है अच्छे से, अच्छे मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने का कोई ज़रूरी नहीं है, आपको फंक्शंस का बेसिक आता है, व्हाट इज़ फंक्शन, व्हाट इज़ डोमेन, व्हाट इज़ रेंज, काफ़ी है। अगर आपको 11th के ट्रिग्नोमेट्री समझ आती है, काफ़ी है। अगर आपको इन्वर्स फंक्शन क्या होती है ये बात समझ में आती है, तो उस वक्त, उसके बाद आप जब पढ़ोगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो आपको हर चीज़ काफ़ी आसानी से, है ना, और काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ समझ में आएगी। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास 11 में अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। हमारे ज़माने में भी ऐसा हुआ करता, अभी ज़माने में भी ऐसा ही है, ज़माना बदल रहा है, सिस्टम नहीं बदल रहा है। इसलिए हम लोग सबसे पहले क्लास 11 की जो ट्रिग्नोमेट्री है, हम लोग सबसे पहले वो ज़रूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद फंक्शंस की थोड़ी डेफिनेशन देखेंगे और इन्वर्स फंक्शन की भी डेफिनेशन देखेंगे। जिन बच्चों को क्लास 11 का सारा फॉर्मूला समझ आ गया, फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं sin 3π/2 प्लस थीटा, अगर बच्चों आप लोगों को इसका वैल्यू पता है, आप जानते हो सर ये क्या होता है, इसके आंसर क्या होती है और क्यों होती है, तो आप इस वीडियो को आधे तक में स्किप कर सकते हो। आप डायरेक्टली वीडियो के हाफ तक चले जाओ और वहाँ से देखना चालू करो। बच्चों अगर आप समझते हो कि फंक्शन क्या है, अगर आप समझते हो डोमेन क्या है, अगर आप समझते हो रेंज क्या है, अगर आप समझते हो वन फंक्शन क्या है और मेनी वन फंक्शन क्या है, अगर आपको ये सब समझ है, थोड़े और आगे चले जाओ। अगर आपको इन्वर्स फंक्शन पता है तो आप क्या करोगे, आपको ट्रिग्नोमेट्री भी पता है, फंक्शंस भी पता है और इन्वर्स फंक्शन, ये तीनों चीज़ें पता है, तो आप इस वीडियो को स्किप करो और अगला जो वीडियो आएगा ना, हम लोग डायरेक्टली ITF से स्टार्ट करेंगे। ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का इन्वर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड फंक्शंस क्लियर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इस तीनों के बिना हम लोग इस चैप्टर को परस्यू नहीं कर सकते हैं। डन, बात आ गई समझ में? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग सबसे पहले देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बच्चों
सबसे पहले आप लोग एंगल्स के बारे में जानते ही हैं। एंगल्स को हम लोग दो तरीके से डिसाइड मतलब लिखते हैं। एक तरीका क्या है एंगल का लिखने का, एक यूनिट क्या है डिग्री, और दूसरा यूनिट क्या है हम सब जानते हैं, दूसरा यूनिट है रेडियन। क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री को बहुत डिटेल में नहीं करेंगे हम लोग, बस वही बताएंगे मैं आपको जो आपको 12 में यूज़ होने वाला है, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। चलिए, मैंने क्या कहा, एंगल को दो तरीके से आप लिख सकते हो, डिग्री के फॉर्म पे या फिर रेडियन के फॉर्म पे। और डिग्री और रेडियन के फॉर्म पे क्या होता है, दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। हम सब जानते हैं क्या होता है रिलेशन, 180 डिग्री बराबर क्या होता है पाई रेडियन होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको रेडियन में दिया हो और डिग्री में कन्वर्ट करना हो, अगर आपको रेडियन में दिया हो और किस में कन्वर्ट करना हो, डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 180 बाई पाई से। और अगर आपको डिग्री में दिया है और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 180 से। बात आ गई समझ में, क्लियर है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, मान लो 30 डिग्री है, आप चाहते हो इसका वैल्यू किस में निकालना, इसका वैल्यू आप रेडियन में निकालना चाहते हो। तो डिग्री में पता है, रेडियन में चेंज करना है, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 30 डिग्री इंटू पाई बाई 180, तो ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 6। तो 30 डिग्री बराबर कितना हो गया पाई बाई 6। आगे बात क्लियर होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो। एग्जांपल है 60 डिग्री। 60 डिग्री को चेंज करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाई 180। 61 जा 60, 63 जा 180, तो ये क्या मिला पाई बाई 3 मिला। समझ में आ गया बात। तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना पाई बाई 6, 60 का वैल्यू कितना पाई बाई 3। 90 निकालते हैं बच्चों, चलो 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 90 की वैल्यू होती है 90 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, यानी कि पाई बाई 2। ठीक है, डन, समझ आ गया। फिर अगर हम बात करें 180 का, तो 180 डिग्री के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सर 180 डिग्री तो पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 180 को कन्वर्ट करोगे तो कितना रेडियन होगा पाई रेडियन होगा। ठीक है, अगला 270 डिग्री। तो 270 को जब कन्वर्ट करोगे ये क्या बनेगा 270 इंटू पाई बाई 180। ये दोनों नंबर 90 से कैंसिल हो जाएगा, 92 जा 93 जा, तो बनेगा 3 पाई बाई 2। तो 270 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बच्चों 3 पाई बाई 2 होगा। अगला 360 डिग्री। 360 की वैल्यू क्या होगी 360 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, ये कैंसिल हो गया 2 पाई। क्लियर है बात। आप लोगों को कम से कम ये जो वैल्यूज़ है ना, ये आप लोगों को कम से कम याद रख लेना पड़ेगा। कम से कम इतना वैल्यूज़, 30 डिग्री का वैल्यू कितना पाई बाई 6, 60 का कितना पाई बाई 3। अच्छा 45 छूट गया, कोई बात नहीं। 45 डिग्री, 45 मल्टीप्लाई पाई बाई 180। तो बच्चों 45 का टर्म में 180 कितने बार में 4 बार में, तो ये बना पाई बाई 4। आप बोलोगे सर अच्छा खासा हम लोग डिग्री में इसको डील कर रहे थे, अब इसे रेडियन में आप क्यों करा रहे हो, ये पाई वाई क्यों लेके आए हो। तो बच्चों जो यूनिट होता है ना एंगल का, ऐसा यूनिट, कौन सा यूनिट, ऐसा यूनिट, वो क्या होता है रेडियन होता है। तो आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन के आंसर किस में लिखना है रेडियन में लिखना है, इसलिए डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो 30 डिग्री मतलब कितना पाई बाई 6, 60 मतलब कितना पाई बाई 3, 90 मतलब कितना पाई बाई 2, 180 मतलब कितना पाई, 270 मतलब 3 पाई बाई 2, और 360 मतलब 2 पाई, 45 मतलब पाई बाई 4। आप लोग जल्दी से पहले इसे नोट कर लो, फिर आगे की बातचीत करते हैं। कर लिया नोट, चलो अब आगे की बातचीत करते हैं। देखो हम लोग क्या करेंगे, रेडियन को या डिग्री को या एंगल को कुछ भी कहो, उसे हम लोग इस
क्वाड्रेंट फॉर्म पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में लिखेंगे। यहाँ से शुरू होता है बच्चों, यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे कितना 90 डिग्री, यहाँ पर कितना 180 डिग्री, यहाँ कितना 270 डिग्री। अच्छा 90 को आप और क्या लिखते हो, 90 को आप π/2 लिखते हो, 180 को आप क्या लिखते हो, पाई लिखते हो, 270 को 3π/2 लिखते हो। बात आ गई समझ में? मैंने क्या बोला कि ये सब आप लोग याद कर लोगे, है ना। 90 मतलब कितना π/2, 180 मतलब कितना पाई, और 270 मतलब कितना 3π/2। अगर बच्चों आप लोगों को ये सब, आप लोग क्लास 11 में कुछ भी नहीं पढ़े थे, आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो क्लास 11 के मेरी जल्दी से वीडियोस आने वाली है, उसमें हम लोग ये सब ना डिटेल में किए हैं, तो आप लोग जाके वो डिटेल वीडियोस देख लोगे। अगर आप लोग किए थे बट भूल गए हो, तो आप लोग एज अ रिवीजन आप लोग देखोगे तो समझ आप लोगों को आ जाएगा। अच्छा जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, पहले आप लोग जाके इस चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ताकि बाकी जो वीडियोज़ है ना वो आप तक पहुँचे, आपको पता चले कि बाकी वीडियोज़ कब आ रही है। डन। मैंने क्या कहा, देखो बच्चों यहाँ पर एंगल कितना है, 0 है, यहाँ पर एंगल कितना है 90 है, तो इस जगह पे एंगल का वैल्यू कितना होगा, यहाँ 0 है, यहाँ 90। आप बोलोगे सर यहाँ ना 90 से कम होगा, क्या होगा 90 से कम, यानी 90 माइनस थीटा लिखते हैं सब लोग। इस पॉइंट पर 90 हो जाएगा। अच्छा 90 माइनस थीटा नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, π/2 माइनस थीटा, ठीक है ना। डन। क्यों? क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, एंगल को रेडियन के फॉर्म पे लिखना, ना कि डिग्री के फॉर्म पे लिखना है। बात आ गई समझ में, क्लियर हो गई, वेरी गुड। यहाँ पर कितना 90 यानी π/2। उसके बाद यहाँ पर कितना है सर, यहाँ पर तो 180 यानी कि पाई है, तो फिर यहाँ वाला एंगल कितना होगा सर, वो 180 से ना कम होगा। यहाँ तक हो जाए तो 180 होता है, यहाँ पे हो तो 90 होता है, यहाँ पर क्या होगा 180 से कम होगा, यानी 180 यानी कितना पाई से थोड़ा सा कम होगा, इसलिए हमने क्या लिख दिया सर, पाई माइनस थीटा लिख दिया। अब बोलोगे सर पाई से तो कम होता है लेकिन साथ में 90 से ज़्यादा होता है, तो इसको और क्या लिख सकते हो, 90 प्लस थीटा, ठीक है। आप इस जगह के एंगल को क्या लिख सकते हो, या तो पाई माइनस थीटा लिख लो, माने 180 से कम कर दो, या 90 से बढ़ा दो, ठीक है। डन। इस जगह की अगर बात करें तो ये क्या होगा, ये 180 से ज़्यादा होगा, यानी पाई प्लस थीटा होगा, लेकिन 270 से कम होगा, 270 यानी कि 3π/2, 3π/2 से ये क्या होगा, कम, ठीक है। डन। जब आप यहाँ आओगे तो ये क्या होगा, ये 270 से ज़्यादा होगा, यानी 3π/2 से ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। आ गई बात समझ में। और देखो बच्चों, अगर हम लोग एंगल को उल्टा घुमाते ना, अगर हम लोग एंगल को इस तरह घुमाते हैं, ऐसा बढ़ाते हुए इधर घुमाते हैं, तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस थीटा। अगर हम लोग इसी एंगल को उल्टा घुमाते हुए इधर लेके आते हैं, इसे हम लोग क्या आते हैं, माइनस थीटा। तो अगर आप इस एंगल को उल्टा घुमाओगे, यहाँ पहुँच जाओगे ना, तो माइनस थीटा भी यहीं आना चाहिए। हम लोग जानते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कौन आएगा, π/2 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन आएगा, पाई माइनस थीटा और 2π प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन आएगा, पाई प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा। फोर्थ में क्या आएगा, 3π/2 प्लस थीटा और माइनस थीटा, ठीक है। बात आ गई समझ में, क्लियर हो गई है, वेरी गुड। आपको एक और चीज़ पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, ये आप लोग क्लास 10 से ये पढ़ते आए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं सर, ये तो 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, है ना। बच्चों याद रखना है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, यहाँ पर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सारे इसमें पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर कौन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। कौन पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। यहाँ कौन पॉजिटिव होगा, यहाँ पर आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। यहाँ कौन पॉजिटिव होगा बच्चों, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। डन। आ गई बात समझ में।
अब हमें क्या करनी है, अब हमें कन्वर्ट करना है ना, क्या करना है, कन्वर्ट करना है, मतलब चेंज करना है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन सा चीज़ किस में कन्वर्ट होता है। हम सब जानते हैं साइन किस में बदलता है, कॉस में, और कॉस किस में, साइन में। क्या बोला हमने, हम बोले अगर साइन दिया अगर वो चेंज होगा तो किस में होगा, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। बच्चों टेन किस में चेंज होगा, टेन चेंज होगा कॉट में, और कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। ठीक है, डन। सेक किस में बदलेगा, सेक बदलेगा कॉसेक में, और कॉसेक बदलेगा सेक में। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ आ गई, वेरी गुड। अब आपको एक और बात याद रखना है कि कौन कौन चेंज होता है और कौन कौन सा क्वांटिटी, कौन कौन सा नंबर चेंज नहीं होता है। तो बच्चों याद रखना है जो चेंज होगा, जो नंबर कंप्लीट है ना वो चेंज होगा। जैसे मान लो जो फ्रैक्शंस में नहीं है, जैसे मान लो पाई फ्रैक्शन में नहीं है ना, और 2 पाई फ्रैक्शन में नहीं है, थीटा फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये सब चेंज नहीं होगा, ये सब नो चेंज। ये क्या होगा, नो चेंज, नो चेंज। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ फिलहाल आप लोग इसे नोट कर लो, वैसे देखते रहो। जैसे एक बार सब मैं सारा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, उसके बाद आप लोग जब ध्यान दोगे तो आप लोगों को हर चीज़ समझ आ जाएगी। अभी आप लोग मैं जैसे बता रहा हूँ आप लोग वैसे ही कर लो। ठीक है, कौन कौन नो चेंज होगा, तो बच्चों जो नो चेंज होगा वो आपका है कितना, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, और माइनस थीटा, ये लोग चेंज नहीं होता है। और चेंज फिर कौन कौन होगा, चेंज हो जाएगा बच्चों फ्रैक्शन वाला है। फ्रैक्शन में कौन कौन है, पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गई बात। चलिए अब हमारा काम ख़त्म हो गया, अब हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। समझने का काम यहाँ से समाप्त होता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या क्या देखें, पहला मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, और कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, सबसे हमने क्या लिया, पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या चीज़ ये ध्यान देना है, पहला आपको ध्यान देना है क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। सेकंड आपको क्या ध्यान देना है, चेंज होगा या नो चेंज होगा। तीसरा आपको क्या ध्यान देना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। समझ आ गई। पहला ध्यान देना आपको क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिर आपको ध्यान देना है चेंज होगा कि नो चेंज होगा। फिर आपको ध्यान देना है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। साइन पे बाद में जाना है। पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है ना, क्या बोला हमने, पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा, बोलो सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा। ठीक है, आपको क्वाड्रेंट पता चल गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आपको क्या चेक करना है, चेंज की नो चेंज। अच्छा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, चेंज की नो चेंज। हमने क्या कहा, पाई बाई 2 माइनस थीटा चेंज है। अगर चेंज होगा तो क्या चेंज होगा भाई, साइन बदल जाता है किसमें, कॉस में। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। मैं देखो फिर से समझा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले क्या चेक किया, क्वाड्रेंट चेक किया। पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ओके ठीक है। फिर हमने चेंज किया, चेक किया कि पाई बाई 2 माइनस थीटा चेंज है कि नो चेंज है। हमने क्या पाया, पाई बाई 2 माइनस थीटा चेंज है। तो हमने क्या कर दिया, साइन को चेंज करके कॉस। अभी हमें क्या चेक करना है, पॉजिटिव कि नेगेटिव। यहाँ पर हमने क्या बताया, सारा पॉजिटिव होता है, यानी कि कॉस क्या होगा, कॉस पॉजिटिव होगा। आ गया बात समझ में। फिर से कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा चेंज है, और ये चेंज है मतलब कॉस क्या बनता है, साइन बनता है। और पाई बाई 2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव होते हैं। बाकी को आप ऐसे कन्वर्ट कर लो, है ना। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करो, और पॉज करके आप लोग बाकी को कन्वर्ट खुद से करो। कर लिया कन्वर्ट, ओके। बाकी आंसर्स मैं लिख रहा हूँ, आप लोग कंपेयर करो सही है गलत है।
कॉस का क्या होता है, या सॉरी सेक का क्या होता है, सेक का कॉसेक थीटा, कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का सेक थीटा, टेन का क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉट का टेन थीटा। सही है, समझ आ गया बात सबको, है ना, कन्वर्शन। अब हम लोग क्या लेंगे, पाई बाई टू माइनस थीटा के बाद क्या लेंगे, पाई बाई टू प्लस थीटा। ठीक है ना, क्या लेंगे हम लोग, पाई बाई टू प्लस थीटा। चलो भाई, हमने क्वेश्चन लिख दिया। अब देखते हैं, सबसे पहले क्या चेक करना है हमें, क्वाड्रेंट चेक करना है, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। अब बोलोगे सर पाई बाई टू प्लस थीटा जो है ना ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है, अच्छी बात है, सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर ये चेंज की नो चेंज, अब बोलो सर पाई बाई टू वाला ना चेंज होता है, यानी साइन का आंसर क्या बनेगा, कॉस थीटा बनेगा, ठीक है ना। फिर हमें क्या चेक करना है, पॉजिटिव नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में आया था आंसर, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अब बोलोगे सर साइन तो पॉजिटिव है, तो उसका आंसर में क्या लगाना है आपको, पॉजिटिव। बात आ गया समझ में। आपको पॉजिटिव नेगेटिव इस क्वेश्चन में देखना, ना कि आंसर में देखना है, क्वेश्चन में आपको चेक करना है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। आगे कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, चेंज की नो चेंज, चेंज। कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव, आप बोलोगे सर कॉस तो यहाँ नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, और कॉस का चेंज होकर क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा, और ये क्यों क्या होगा, माइनस में होगा। आ रहा बात समझ में, माइनस साइन थीटा क्यों हुआ, माइनस साइन थीटा इसलिए हुआ क्योंकि कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। फिर देखो सेक का, सेक का क्या होता है, सेक का कॉसेक होता है, और सेक सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो यहाँ माइनस लगा दोगे। कॉसेक यहाँ पर क्या है, कॉसेक का होता है सेक थीटा, लेकिन कॉसेक थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर में क्या लगाओगे आप, पॉजिटिव लगाओगे। टेन का आंसर क्या होता है, टेन का कॉट थीटा, और टेन यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस कॉट थीटा, और कॉट का आंसर क्या, कॉट का आंसर टेन थीटा, और यहाँ पर क्या, माइनस टेन थीटा। बच्चों हमने ये क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ा था, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत ब्रीफली नहीं समझाया है, आप लोगों को मैंने बस इतना एक रिवीजन करवाया है। आप लोगों को फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछोगे, ठीक है। आप लोग जल्दी से इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। बच्चों नोट कर लिया, मैं आप लोगों को बोर्ड में बाकी क्वेश्चंस लिख देता हूँ, आप लोग इसको एक बार ट्राई करना और आंसर इसमें मैच करना, ठीक है। तो बच्चों ये रहे बाकी के क्वेश्चंस, आप लोग वीडियो को पॉज करो और इसे नोट कर लो। बच्चों ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बोर्ड में लिखा, आप लोग क्या करोगे, इसके आंसर्स आप लोग नोटबुक में लिखोगे और मुझे व्हाट्सएप के रूप में भेजोगे। मैं आज क्या करूँगा, एक क्लास 12 के लिए सेपरेट ग्रुप बना दूँगा ना, क्लास 12 के लिए एक सेपरेट ग्रुप बना दूँगा। जो बच्चे सीरियसली क्लास 12 पढ़ना चाहते हैं वो लोग इस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। ये जो ग्रुप होगा सिर्फ और सिर्फ साइंस के बच्चों के लिए ही होगा, बाकी बच्चों के लिए नहीं होगा। तो साइंस में जो बच्चे क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोग वीडियो में क्या करोगे, आप लोग ग्रुप में क्या हो जाओगे, ऐड हो जाओगे, मुझे वहाँ पे आप लोग अपना होमवर्क सेंड कर सकते हो, ठीक है, डन, ओके। इसके साथ मैं आप लोगों को एक डीपीपी भी शेयर करूँगा, और आप लोगों को क्या करना है, वो डीपीपी सॉल्व करना है ना। वो डीपीपी आप लोग जब सॉल्व करोगे तब ये चार्ट आप लोग साइड में लिखे थे ना, उस चार्ट को आप लोग देखोगे नहीं, बिना देख करके सॉल्व करना, और मुझे बताना कि आप लोगों का वो डीपीपी बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग फंक्शन के ऊपर, है ना, फंक्शन। बच्चों फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन मतलब बेसिकली रिलेशन होता है ना, बेसिकली फंक्शन मतलब क्या होता है, फंक्शन मतलब रिलेशन होता है। देखो अगर मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, मैंने दो अलग अलग सेट लिया, आप लोग सेट समझते हैं ना सब कोई, सेट सेट मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ का कलेक्शन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। कोई भी चीज़ का कलेक्शंस है ना, जो प्रॉपरली डिफाइंड हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सेट्स कहते हैं। तो मैंने दो सेट लिया, ए और बी। ए में मान लो मैंने नंबर रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बी में मैंने क्या नंबर रखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब मैं क्या बोलता हूँ, आपको जो ए का एलिमेंट्स है ना बच्चों, जो नंबर्स मैंने अंदर में लिखा है इसे क्या कहते हैं, इसे एलिमेंट कहते हैं ना। ए और बी क्या है, ए और बी सेट्स है, ए और बी क्या है, ये सेट्स है, ठीक है ना। और जो 1 2 3 4 लिखा ये सब क्या है, ये सब इस सेट का एलिमेंट्स है। समझ आ गई बात, ए बी क्या है, सेट है, और 1 2 3 4 ये क्या है, एलिमेंट्स है किसका, ये सब सेट ए का एलिमेंट है और वो सेट बी का एलिमेंट है। मैं बोल रहा हूँ कि सेट ए का एलिमेंट को सेट बी से क्या करना है, आपको रिलेट करना है। किस तरह से रिलेट करना है, मैं बोल रहा हूँ आप सेट का एलिमेंट को सेट बी से ऐसे रिलेट करो कि इससे ये 1 ज़्यादा हो। मतलब 1 का रिलेशन किससे बनाना है, 1 को किससे कनेक्ट करना है, 1 को 2 से कनेक्ट करना है, ठीक है ना। 2 को किससे कनेक्ट करना है बच्चों, 2 को 3 से कनेक्ट करना है, 3 को किससे करना है, 4 से, 4 को 5 से, 5 को 6 से, 6 को 7 से, 7 को 8 से, 8 को 9 से, 9 को 10 से। बच्चों ये क्या बन गया, ये एक रिलेशन बन गया है ना। इस रिलेशन में आपको ध्यान देने वाली 2 बातें हैं। पहली बात, ये जो सेट आपने ए लिखा है यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो खाली रह गया हो, है ना। मतलब नो फ्री एलिमेंट ऑन सेट ए। क्या इसमें कोई भी एलिमेंट खाली है जिसका मैपिंग ना, जिसका इमेज ना बना हो। अब देखो 1 का इमेज 2 बना है, 2 का इमेज क्या 3 बना है, सबका इमेज बना है, कुछ भी तो खाली नहीं है यहाँ पर। तो अगर कुछ भी खाली नहीं है यहाँ पर तो फिर ये क्या हो जाएगा, फंक्शन बनेगा। अच्छा फंक्शन का एक और चीज़ भी है, फंक्शन का एक और है, देखो 1 का कितना इमेज बना है, अब बोलोगे सर 1 का एक इमेज बना लो, वो 2 है, 2 का क्या इमेज बना है, एक इमेज 3 बना है, 3 का एक इमेज 4, 4 का एक इमेज 5। अब बोलोगे सर जितना भी एलिमेंट है ना सबका एक एक इमेज बना है, ठीक है ना, क्लियर है। अगर कोई बच्चा ऐसा सेट बना दे, ऐसा रिलेशन बना दे, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 का ना एक इमेज 3 और एक इमेज 2, एक इमेज 1, है ना। आप बोलोगे सर 1 का कितना इमेज बना है, 1 का 2 इमेज बना है। तो इस तरह का जो रिलेशन में ये सेट, ये आपका फंक्शन नहीं बन सकता। समझ आ गया ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एवरी एलिमेंट मस्ट हैव ओनली 1 इमेज। जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका एक से ज़्यादा इमेज हो। अगर एक से ज़्यादा इमेज हो जाए तो फिर वो फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगी। आ गई बात समझे, फंक्शन क्या होती है। फंक्शन सिंपल इस तरह का रिलेशन होता है जिसमें एक सेट का दूसरे सेट के साथ कनेक्शन होता है, रिलेशन होता है, संबंध होता है। लेकिन 2 बात ध्यान देने की बातें होती है। पहला कि जो सेट ए है वहाँ पर कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या कि हर एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। क्लियर है बात, समझ आ गई सबको। चलो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फंक्शन कहते हैं। तो अगर हम बोले भाई जब इस फंक्शन का नाम मान लो मैंने क्या रख लिया, इस फंक्शन का नाम मान लो मैंने 1 एफ रख दिया। अब आप बोलोगे सर जब फंक्शन में आपने 2 डाला था ना तो आंसर कितना आया था, 3 आया था। जब आपने 2 डाला था तो आंसर कितना आया था, 3 आया था, ठीक है ना। जब फंक्शन में हमने क्या डाला था, 5 डाला था तो आंसर क्या आया था, 5 डाला था, आंसर आया था 6। हमने जब 7 डाला था तो आंसर कितना आया था, 8 आया था। हमने जब 9 डाला था तो आंसर क्या आया था, 10 आया था। आ गई समझ में। हम लोग फंक्शंस का वैल्यू इस तरह से निकालते हैं। अगर आपसे कोई पूछे आप बताओ फंक्शन का वैल्यू 4 पर क्या होगी, तो आप बोलोगे सर 4 पे इसकी वैल्यू ना 5 हो जाएगी। ठीक है, फंक्शन समझ आ गई है, क्लियर है। अब देखो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है अपना डोमेन और रेंज। डोमेन किसे कहते हैं, डोमेन किसे कहते हैं बच्चों, जो ए में जो वैल्यू आप डाल रहे हो ना फंक्शन में, आप क्या क्या वैल्यू डाल रहे हो। एक बार आपने 1 डाला है, 2 डाला है, 1 डाला तो 2 मिल गया, 2 डाला 3 मिला, 3 डाला 4 मिला, 4 डाला 5 मिला। ये जो वैल्यूज़ आप डाल रहे हो ना, इस वैल्यूज़ को ही हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो डोमेन में क्या आ जाएगा, डोमेन में आपका होगा 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहाँ तक, 9 तक। ठीक है ना, आगे समझ में क्लियर हो गई बात। डोमेन मतलब वो नंबर जो आप क्या कर रहे हो, फंक्शन में डाल रहे हो, जिसकी वैल्यू आप चाहते हो निकालना, वो हो गई आपके डोमेन। और रेंज क्या हो जाएगी बच्चों, रेंज आपकी बन जाएगी इसका मैचिंग जहाँ जहाँ पर हुआ है। इसका मैचिंग कहाँ कहाँ पर हुआ, देखो 2 में हुआ है, 3 में, 4 5 6 7 8 9 और 10 में। तो 2 से लेकर के कहाँ तक, 10 तक।
ये बन जाएगा रेंज। बच्चों रेंज के वक्त में जो आंसर नहीं आ सकता है, वन आंसर आ सकता है क्या? आप बोलोगे सर वन आंसर तो नहीं आ सकता है, क्योंकि वन आंसर लाने के लिए आपको यहाँ पर जीरो से कराना पड़ा। अगर जीरो होता तब ना, जीरो से वन बढ़ा दे तो वन हो जाता, क्योंकि यहाँ पर जीरो है नहीं तो इसका मैचिंग होगा नहीं। समझ में आ रहा बात ना? तो जब आप रेंज लिखोगे ना, इसमें जीरो को आप कंसिडर नहीं करोगे, आपका सॉरी वन को आप कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि वन का क्या, किसी का भी इमेज वन बना है क्या? किसी का भी इमेज वन नहीं बना है। तो 2 से लेकर 10 तक आई थिंक आप लोगों को डोमेन और रेंज और फंक्शन समझ में आ गई है। ठीक है, डन, क्लियर है। मैंने इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम मैंने रखा है फंक्शन एफ। ठीक है, अब आगे देखो, अगर मैं ऐसा काम करता हूँ, मैं ना उल्टा कर देता हूँ, ठीक है ना, मैं इसको पहले लिखता हूँ, इसको बाद में लिखता हूँ। हमने क्या किया? उल्टा कर दिया। हमने क्या किया? उल्टा कर दिया। पहले कनेक्शन किसके साथ किसका था? ए का कनेक्शन बी के साथ था ना, ए से बी में जा रहे थे। अब एक काम करते, बी से ए में आते, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, डन। ये अपना क्या है? ये अपना B है और ये अपना A। हमने क्या किया? उल्टा कर दिया। तो 2 का कनेक्शन किसके साथ बन रहेगा भाई? 1 के साथ। 2 का कनेक्शन बनेगा 1 के साथ, 1 के साथ। 3 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ, 5 का 4 के साथ, 6 का 5 के साथ, 7 का 6 के साथ, 8 का 7। बनेगा ना? आया बात समझ में कि नहीं? बात समझ में आया? बात सबको समझ आ गई है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मैंने क्या किया, ए के बदले में बी और बी के बदले में ए बना दिया। इसका क्या फंक्शन? अब ये बनेगा इनवर्स फंक्शन। क्लियर है? बात समझ आ गई? अगर मैंने ए से बी तक का जाने को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोल रहे थे, तो बी से ए आने को हम क्या कहेंगे? इनवर्स फंक्शन कहेंगे। उस फंक्शन का हमने क्या निकाल दिया? इनवर्स निकाल दिया। इनवर्स में असल में हम लोग क्या कर रहे थे, जब फंक्शन निकाल रहे थे, देखो हमने यहाँ पर 2 डाला तो क्या मिला मुझे? 3 मिला ना। अभी हम 3 डालेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अगर अभी हम लिखेंगे 3 तो मुझे क्या मिलेगा आंसर में? 2 मिलेगा। अगर मैं अभी डालूंगा कितना? 4 तो मुझे क्या मिलेगा? 3। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी फंक्शन, ये इस फंक्शन का इनवर्स बन चुका है। आया ना बात समझ में? इनवर्स और फंक्शन में क्या डिफरेंस है? जो आपका यहाँ पे डोमेन था ना, वो अभी क्या बन चुका है? देखो रेंज बन चुका है। डोमेन में क्या था? 1 से लेकर 9 तक था। अब 1 से लेकर 9 तक क्या बना आपका? रेंज बन चुका है ना? आप ऐसा भी सोच सकते हो, आपने क्या किया? 2 इनपुट डाला ना, ये इनपुट था, आपने 2 डाला, आंसर क्या मिला? 3 मिला। अभी आप क्या डाल रहे हो? 3 डाल रहे हो तो आंसर क्या मिला? 2 डाल रहे हो। तो जो आपका इनपुट था वो क्या बन गया? आउटपुट बन गया। और जो आपका आउटपुट था वो क्या बन गया? इनपुट बन गया। इस तरह के फंक्शंस को हम लोग रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इनवर्स फंक्शन। आ गई बात समझ में सबको? इनवर्स फंक्शन क्लियर है? आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और फंक्शंस के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।